चलो आज हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस किस चीज की? वेरिएबल्स की इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी। यानी कि हम क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज देखते हैं, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल्स। और हमने 4 तरीके के वेरिएबल्स पढ़े थे, जस्ट बिकॉज हमारी 4 तरीके की इलास्टिसिटी होती है। कौन कौन सी? इनकम और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, 4 तरीके की इलास्टिसिटी है। तो आज हम उसी का ही एनालिसिस करने वाले हैं। डाल लो हेडिंग, एनालिसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, मैम एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा तुम लोगों को कंफ्यूजन भी लग सकता है। मुझे तो लगता था, मैं तुम्हें टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जहां पे बात आ जाती है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक इनइलास्टिक, क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता था। मुझे तो बहुत रहता था। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने उसको कैसे याद किया था अपनी 11th में या अपनी 12th में, बट वो कॉन्सेप्ट मेरे लिए आज तक भी हिला हुआ था। ठीक है, आज तक भी। देखो वो आ गया एक आंसर, तो पढ़ते ही नहीं थे। ठीक है, तो हम ये जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक बेसिकली यही रहेगा कि हमारी जो इलास्टिसिटी है डिमांड की, वो कैसे कैसे निकल रही है, किस बेसिस पे निकल रही है। तो जो सबसे पहले हमारी हेडिंग हम डालेंगे वो डालेंगे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। वाह, एक टाइमलाइन बना लो, टाइमलाइन बना लो एक। क्या हो गया? ठंड ज्यादा लग रही है क्या? अब ठीक है, 22 टेम्परेचर कर दिया मैंने। एक टाइमलाइन बनाएंगे हम, बना ली सबने? टाइमलाइन के इधर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, तो इधर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी लिख दूं मैं। और इधर क्या होता है भाई? पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी कि ये सारा डायरेक्शन मेरा किधर जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और इधर वाला सारा डायरेक्शन मेरा किधर की तरफ जा रहा है? नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब इसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि जब भी मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में वैरी कर रही होगी, तो मेरे गुड्स जो होंगे। अच्छा, जब हम इनकम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं या फिर हम इनकम ऑफ कंज्यूमर्स पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? उसमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। कौन कौन से बताओ? जब मैंने बताया था कि हम इनकम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स का, तो जो हमारी इनकम है वो जब डिमांड इफेक्ट करती है, तो वो 2 गुड्स की डिमांड इफेक्ट कर रही होती है, नॉर्मल और इंफीरियर। नॉर्मल कौन से होते थे हमारे? हाउस होल्ड वाले गुड्स, याद आ गई। और वहीं जो हमारे इंफीरियर गुड्स होते थे वो कौन से होते थे? अपर सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। एग्जाम्पल क्या था उसका? डिलीशियस बटर था। याद आ गई। तो जब भी मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक वैरी कर रही होगी, यानी कि जब भी मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव आ रही होगी, तो ये क्लासिफाई हो जाएगा कि ये कौन से गुड्स हैं? इंफीरियर गुड्स हैं। ये एक एनालिसिस होता है। क्लियर हो गई बात सबको? वहीं जब मैं बात करूंगी पॉजिटिव की, तो हमारे नॉर्मल गुड्स भी 2 तरीके के होते थे। कौन कौन से? नेसेसिटी गुड्स और लग्जरी गुड्स। जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते थे ये वाले, वो भी 2 तरीके के होते थे। एक होता है हमारे नेसेसिटी गुड्स, जैसे जैसे कपड़ा लत्ता, है ना। और वहीं एक होते थे हमारे लग्जरी, लग्जरी जैसे एसी, गोल्ड, डायमंड, ये सब चीजें। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे हमारी पॉजिटिव इलास्टिसिटी की, तो जब पॉजिटिव इलास्टिसिटी में एक यहाँ रो लगा दो 1 का। जब भी मेरी इलास्टिसिटी 0 से लेके 1 तक वैरी कर रही होगी, तो वो कौन से गुड्स होंगे? नेसेसिटीज होंगी वो हमारी। और वहीं जो मेरी 1 से लेके इंफिनिटी तक की होगी, उनकी क्या होगी डिमांड? लग्जरी वाले गुड्स की।
टेबल को देख के मैं वैल्यूज बोलूंगी, तुम बताओगे कि वो कौन से गुड्स हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। 1, हाँ बंद ही कर दूं, बंद ही कर दूं यार, मुझे बहुत गर्मी लग जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं है, कर लो लो। बंद नहीं करना था, बंद नहीं करना, मैं पागल हो जाऊंगी गर्मी में। चला लो, टेम्परेचर कम कर लो या फिर मतलब बढ़ा लो, और साथ में फैन उधर की तरफ कर दो, अपनी तरफ से हटा लो। 26 ही कर दिया टेम्परेचर, ये तो गर्मी में ही मारेगी, इससे अच्छा तो बंद ही कर दो। अब 27 कर दिया, 26 से कम करना होता है, बाहर का टेम्परेचर ही हो जाएगा इतना तो। सही बता रही हूँ, मजाक से हट के चला लो, चाहे सही बता रही हूँ, तुम लोग को ही गर्मी लगने लगेगी अभी। फैन दे दो उन्हें, वो फैन का मोड चेंज कर देंगे। दिशा उधर बैठना, उधर बैठ जाओ, उधर की साइड हवा नहीं लगती, सही कह रहे हैं वो। ठीक है, अब तो नहीं लग रही, शिमला तो नहीं बन रहा अब। हाँ मेरे पास भी हवा आ रही है, अब मेरे पास भी हवा आ रही है। ये आशिका को आ रही होगी, लेकिन अब आ रही है ना, देखो आ रही है, दिशा को अब भी आ रही होगी, अब सही है। चलो, जब मैं बात करूंगी जीरो पे, तो जीरो पे क्या लगता है क्या हो रहा होगा? नेसेसिटी नहीं, जीरो पे क्या हो रहा होगा? कुछ भी नहीं हो रहा होगा, यानी कि ये वाले जो गुड्स जिनकी इलास्टिसिटी जीरो रहेगी वो नॉट इफेक्टेड बाय इनकम होंगे। क्लियर हो गई बात सबको? चलो बताओ, अगर मेरी इलास्टिसिटी है 2, कौन से तरीके के गुड्स हैं? लग्जरी। वहां पे मेरी इलास्टिसिटी है -2, इंफीरियर। मेरी इलास्टिसिटी है 0.8, नेसेसिटीज। ऐसे अब याद रहेगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुम्हें इलास्टिसिटी दे देगा कि नंबर बता दिया कि इसकी इलास्टिसिटी ये है, और तुम्हें बताने के कौन से गुड्स हैं। क्लियर हो गई बात? इनकम इलास्टिसिटी का एनालिसिस क्लियर हो गया सबको? चले आगे, बना लो। 1 पे यूनिट इलास्टिसिटी है, यूनिट इलास्टिसिटी बिल्कुल। डिपेंड करेगा कि गुड कौन सा है, लिखा हुआ मिलेगा वो पेपर में उस टाइम पे। हार्मफुल गुड्स के हम इलास्टिसिटी कहाँ पढ़ते हैं? चले आगे, दीदी तो रुकी हुई है। कहाँ चले? कसोल तो चल नहीं रहे तुम लोग, चलो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी इलास्टिसिटी वो करेगी, इफेक्ट करेगी, क्रॉस इलास्टिसिटी। कितनी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का कोई रोल नहीं आएगा, इसके बाद सिर्फ हमें प्राइस वाली और पढ़नी है। इसकी भी टाइम प्राइस इलास्टिसिटी, लेकिन वो नहीं बनेगी, टाइमलाइन नहीं बनेगी, उसके फैक्टर्स अलग अलग हैं, ठीक है। चलो इसकी भी एक टाइमलाइन बना लो। बीच में क्या आएगा? 0, -इन्फिनिटी, और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे डाल दो 1, और यहाँ पे हम डालेंगे -1। जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहे होते हैं, जब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्रॉस इलास्टिसिटी में हम किसका फैक्टर देख रहे होते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पीआर का कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं। हमारे गुड्स कितने तरीके के निकलते हैं यहाँ से? सब्स्टिट्यूट और, अब तुम्हें ये चीजें दोबारा लिखनी है तो लिख लेना। सब्स्टिट्यूट्स यानी कि एग्जाम्पल, वही कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं?
एग्जाम्पल कार, पेट्रोल, पेन, इंक, कुछ भी ले लो। क्यों पेन और इंक एक साथ यूज नहीं होते? इंक के बिना पेन का क्या करोगे? इंक के बिना पेन का क्या करोगे बताओ? और इंक दे। अब ऐसे इररेलेवेंट चीजों को मैं यहाँ तो नहीं बोल सकती ना कि हम पेन फाइट कर लेंगे। चले आगे। यानी कि यहाँ पे जो मेरी इलास्टिसिटी बताएगी वो दो तरीके के गुड्स को क्लासिफाई कर रही होगी। क्लियर हो गई बात? पॉजिटिव गुड्स की जो हमारी पॉजिटिव इलास्टिसिटी होगी वो एक तरीके के गुड्स की होगी, वेराज जो हमारी नेगेटिव इलास्टिसिटी होगी वो दूसरे तरीके के गुड्स की हो गई। बात क्लियर होती है सबको? किस बात पे हंसी आ रही है अब? क्यों आ रही है हंसी? चलो, जब हम बात करेंगे ये इधर की साइड मेरी कौन सी है? नेगेटिव वाली। उसमें नहीं है, उसमें सारे ही नेगेटिव वाले इंफीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली साइड हमारी कौन सी चल रही है? पॉजिटिव वाली। तो जब भी मेरी इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी तो मेरे गुड्स कौन से हो सकते हैं बताओ? सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ये बात हो रही है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ऐसा मत कर आ जाना पेपर में कि तुम्हें इनकम इलास्टिसिटी बता रखी है, ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हो और तुम सब्स्टिट्यूट पर टिक लगा के आ रहे हो। बात समझ में आ गई क्या बोलना चाह रही हूं मैं? पेपर में तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.8। ठीक है, क्लासिफाई द गुड्स। तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं नेसेसिटी गुड्स, लग्जरी गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और वन स्टिक लगा के आ रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। क्यों? क्योंकि दीदी ने तो बताया था कि ये तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी जो होती है वो सब्स्टिट्यूट्स की होती है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब तुम्हें कैसे लिंक करना है वो तुम बोलो। ठीक है, तो क्या टिक लगा कर आओगे? इंफीरियर। वाह, इंफीरियर तो ऑप्शन में ही नहीं था। नेसेसिटी गुड्स याद रहेगा। यानी कि जब भी क्रॉस इलास्टिसिटी की बात होगी तभी हम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वेराज जहां पे भी हमारी इनकम की बात होगी वहां पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे? नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स का। और वहां पे नॉर्मल गुड्स को भी दो तरीके के में तोड़ना है, नेसेसिटी और लग्जरी। नेसेसिटी की कौन सी इलास्टिसिटी होती है? 0 से 1, और लग्जरी की 1 से इंफिनिटी। वेराज इंफीरियर गुड्स की 0 से माइनस इन्फिनिटी, 0 से माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0 नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? चलो, अब जब हम यहाँ बात करेंगे तो पॉजिटिव, तुम सही लिख लो बस। तो फिर वहां पे ही जब मेरी नेगेटिव इलास्टिसिटी होगी तो मेरे कौन से गुड्स होंगे? ओ माय गॉड, किसका फोन बज रहा है? अब सही है? यानी कि वो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट को भी तुमने डबल मीनिंग निकालना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस वो डीपीएस वाले समझ गए। चले आगे। अब तुम ऑफेंड हो रहे हो, मैंने नहीं किया ऑफेंड, तुम खुद हो रहे हो ऑफेंड। चले आगे, किसका फोन बज रहा है? चले आगे। चलो, तो जब हम सब्स्टिट्यूट्स की बात करेंगे, दशा बाहर जाके बात कराओ। सब्स्टिट्यूट्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे सब्स्टिट्यूट्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से हमने पढ़े थे? क्लोज वाले सब्स्टिट्यूट्स और वीक वाले सब्स्टिट्यूट्स। क्लोज वाले कौन से होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का कौन सा? रिलायंस का पेट्रोल और इंडियन ऑयल का पेट्रोल। क्लियर हो गई बात? वो होते हमारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। वेराज वीक सब्स्टिट्यूट्स कौन से होंगे? टी और कॉफी हो गए। टी और कॉफी क्यों नहीं है क्लोज सब्स्टिट्यूट? क्लोज है वो, बताओ। मैंने बोला क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का एग्जांपल। चेंज करने में इनकी इनकन्वीनियंस भी छोड़ो, क्वालिटी ही सेम नहीं है। याद आ गई बात? मैंने बोला सब्स्टिट्यूट्स की, सिर्फ सब्स्टिट्यूट्स की बात होती तो टी एंड कॉफी का एग्जांपल इज मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट रेलेवेंट। लेकिन मैं बात कर रही हूँ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स और वीक सब्स्टिट्यूट्स की। हमने क्लोज सब्स्टिट्यूट का तो एग्जांपल डाल दिया, रिलायंस का पेट्रोल और इंडियन ऑयल का पेट्रोल, जिसमें 1 रुपए का भी फर्क आएगा तो वहां पे डिमांड ड्रास्टिकली चेंज होती हुई हमें दिखेगी। क्लियर होती है बात तो सबको? लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ किसकी? वीक सब्स्टिट्यूट्स की, तो क्या खुद बताओ याशिका, टी और कॉफी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है?
मतलब तुम अगर टी से कॉफी पे स्विच करोगे तो तुम्हें इनकन्वीनियंस ही नहीं होगी। भाई मैं तो चाय पर्सन हूँ, मैं तो पूरी की पूरी हिल जाऊंगी जिसे कहते हैं। तुम्हें नहीं होगी क्या? दोनों की क्वालिटी सेम है। ट्रेन और एरोप्लेन कहाँ से सब्स्टिट्यूट्स हैं? अगर एक कंट्री में वही तो एलिगेशन आ गई ना। अरे यार, हाँ टेम्पू और ऑटो ले लो। चलो और बोलो, इजीएस्ट एग्जांपल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, लेकिन वीक सब्स्टिट्यूट क्यों? जो छोटे वाले होते हैं वो ऑटो नहीं होते? देखो अब वो तुम्हारे ऊपर है भाई, हम तो बड़े वालों को टेम्पो बोलते हैं और जो छोटे वाले होते हैं ना ऑटो ही बोलते हैं। इंग्लिश में ऑटो बोलते हैं, हिंदी में टेम्पो बोलते हैं। अब मुझे ऐसे नहीं पता, जो क्लासिफाइड है वो है, बस बात खत्म। वो यही है। हाँ सीएनजी ऑटो ले लो और ई रिक्शा ले लो, क्लियर हो गई बात। वो तो हमारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। वीक सब्स्टिट्यूट्स में बोल रही हूँ टी और कॉफी है। बात क्लियर हो गई? क्यों है? मिल्क क्यों होगा टी का सब्स्टिट्यूट? दोनों में ही मिल्क डल रहा है और तुम मिल्क को ही उठा के सब्स्टिट्यूट बना रहे हो। एक बार का हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान बोलते तो बातें भी क्लियर होती। बॉर्नविटा हॉर्लिक्स लेते तो बात भी क्लियर होती है। तुमने मिल्क को ही उठा के सब्स्टिट्यूट बना दिया। मिल्क को तो तुम डिफरेंट यूजेस वाले कंपोनेंट में भी यूज कर रहे थे। मैंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। रुको चलो इसको क्लासिफाई कर देते हैं। चलो इसे क्लासिफाई कर लो जिससे तुम्हें याद रहेगा। लिखो, हमारे दो तरीके के होते थे यार, ये फिर पेन। एक है हमारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स और एक है हमारे वीक सब्स्टिट्यूट्स। जो क्लोज वाले थे उनके लिए तीन कंडीशन एप्लीकेबल हो रही थी। कौन कौन सी? प्राइस तो था ही नहीं। प्राइस था तो फैक्टर ही नहीं था। लो कन्वीनियंस, क्वालिटी चेंज, स्विच कॉस्ट कम होनी चाहिए तो वो प्राइस होता है। स्विच कॉस्ट और प्राइस में कितना डिफरेंस होता है? स्विच कॉस्ट क्या होती है बताओ? स्विच करने में जो हमें दिक्कत हो रही है उसकी कॉस्ट, वो खर्चा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा 1 लीटर पेट्रोल फालतू लग रहा होता तो वो 70 रुपए मेरी स्विच कॉस्ट बन जाती। क्लियर हो गई बात सबको अब? लेकिन वो प्राइस नहीं है। समझ में आती है बात? तो जब मैं क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की बात करूंगी तो यहाँ पे तो मेरा एग्जांपल बहुत क्लियर है। क्या हो गया? तो फोन क्यों चल रहा है? मैं अब कुछ नहीं करूंगी, मैं सीट उठा के चेंज करने लग जाऊंगी क्लास में। बता रही हूँ मैं ये चीज। तो आदर्श की ही होगी सबसे पहले, और आज आकाश और जाके वहां बैठ गया है। आपस में एक तो एक दूसरे के साथ जो तुम्हारी चल रही है तीनों की, चली जा रही है कुछ ना कुछ। मैं बोलना नहीं चाह रही बस क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं तो अभी बहुत कुछ बोल जाती मैं। देखो बंद कर, वो तो एक्साइट हो रहे, बंद करके बोल दो। चलो क्लोज सब्स्टिट्यूट कौन से हो गए हमारे? जैसे कि रिलायंस का पेट्रोल और इंडियन ऑयल का पेट्रोल। क्लियर हो गई बात? मैंने पेट्रोल ही लिख दिया। वेयर एज जो मेरे वीक सब्स्टिट्यूट्स के उसका एग्जांपल क्या हो गया? टी एंड कॉफी। बस इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इतना ही रहने दो। टेस्ट भी वो होता है, इनकन्वीनियंस भी होगी, क्वालिटीज भी सेम नहीं है। क्लियर होती है बात सबको? चलो अब आगे चलते हैं। जब मैं बात करूंगी मेरी सब्स्टिट्यूट्स की इलास्टिसिटी की, तो जब वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही होगी ना, यानी कि ये वीक सब्स्टिट्यूट्स है। यार स्पेलिंग में ना फिर बोलोगे तुम लोग। सही है ना? हटी नहीं मैं। और यहाँ पे क्या होंगे? ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स या फिर स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर होती है बात सबको? होती है बात सबको? यानी कि जितना बड़ा नंबर उतने क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ऐसे याद रख लो।
कि जितना बड़ा नंबर होता जाएगा या जितनी दूर वो नंबर लाइन से लाई करता जाएगा उतने ही ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे। यानी कि एक तरह से इसको यहाँ पे गुड 1 मान लो और उतना ही है क्लोज सब्स्टिट्यूट आ रहा है, यानी उतने पास आ रहे हैं, इसलिए वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। ऐसे ही इधर होगा, यानी कि जब मेरी 0 से लेके -1 होगी तो वो कौन से होंगे, वीक कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। और यहाँ पे ही वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे। सोचो, दिमाग लगाओ। कार एंड पेट्रोल हो गया, क्योंकि कार के बिना पेट्रोल के बिना कार चली नहीं सकती है। क्लियर हो गई बात। वहीं अगर मैं बात करूं कि तुम्हारी गाड़ी में सीएनजी है और साथ में तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल भी है, ठीक है, तो सीएनजी और जो पेट्रोल है वो दोनों एक दूसरे के वीक कॉम्प्लीमेंट्स बन जाएंगे। स्विच तो तुम कर सकते हो बट वहां पे वो वीक कॉम्प्लीमेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हारी कार सीएनजी से कम कॉस्ट दे रही है तो पेट्रोल से कहीं ना कहीं वो ज्यादा कॉस्ट देगी। क्लियर होती है बात सबको, सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर अब मैं बात करूंगी तुम्हें इलास्टिसिटी दी जाएगी कि तुम्हारी इलास्टिसिटी कहीं ना कहीं 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है या 1 से +∞ पे लाई कर रही है, तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि वो कौन से गुड्स हैं। क्लियर होती है बात। और इनकम और क्रॉस को देख के कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। समझ में आ गई सबको। तो हाँ, सिर्फ 1-2 के क्यों आ रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या होगा कि 0 से हमारे नॉट इफेक्टेड बाय प्राइस होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। 0 आ गया तो क्या लिखना, नॉट इफेक्टेड बाय पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आज रजिस्टर नहीं है तो बहुत बोल रहे हो, बता रही हूँ ये मैं। हाँ, फेंक दो इस चाबी को अब कहीं। चले आगे, चले आगे, चलो। यार आ गया मैंने इनकम कब बोला, वो उससे पहले वाले में था। चले, चलो कहाँ चलो, घर, ये वाला पेज यार, ये फिर ये पेज कर वो हो गया। चलो अब सही है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राइस इलास्टिसिटी की, थर्ड पे। ये कॉन्सेप्ट बड़ा है। पहले तो इसकी एक छोटी, बहुत छोटी सी टाइमलाइन बनेगी, उसके बाद फिर आगे के इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी लिखना है, आ जाएगा। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, नॉर्मल एक छोटी सी बात, सब बताएंगे। जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी होती है क्या होती है, प्राइस से इफेक्ट होती है। हमने पहले पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी किसी भी कॉन्सेप्ट से निकाल लो, क्या वो कभी भी पॉजिटिव होगी, क्यों नहीं होगी, क्वांटिटी कम होगी, और अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस कम होता हुआ दिखेगा। यानी कि इनका हमेशा ही इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। जब मैं बात करती हूँ प्राइस की और क्वांटिटी की, तो या तो ये बढ़ेगी ये कम होगी, या फिर ये कम होगी और ये बढ़ेगी। यानी कि इनका जो रिलेशनशिप होगा वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। एक्सेप्शन कौन सी, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वो अलग कॉन्सेप्ट है, इलास्टिसिटी बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग आएगा ना तब वो समझ में आ जाएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि कभी भी पॉजिटिव हमारी दिखती हुई नहीं नजर आएगी इलास्टिसिटी। यानी कि जब हम टाइमलाइन बनाएंगे तो हमें कहीं पे भी पॉजिटिव वाला पॉइंट हमें दिखने का ही नहीं है। क्लियर होती है बात सबको, सबको। तो हाँ क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारी जो इलास्टिसिटी रहने वाली है वो हमेशा क्या रहेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। इनवर्स रिलेशनशिप वर्क कर रहा है, सिट्रस पेरेबस वर्क कर रहा है। क्लियर होती है बात। यानी कि यहाँ पे 0 बनाओ तुम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा -∞, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज तो हमें कहीं पे भी वर्क करती हुई दिखेंगी ही नहीं ना। क्लियर हो गई बात। यानी कि जो चीजें हो रही होंगी वो नेगेटिव पे हो रही होंगी। बीच में बनाना 1। अब मुझे एक नॉर्मल सी बात बताना, जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ी थी, हमने प्राइस की इलास्टिसिटी पढ़ी थी। इलास्टिसिटी जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें 5 तरीके की डिग्रीज थी, कौन कौन सी,
नाम तो मैंने बताया ही नहीं है अभी तक की क्लास में। ग्रेटर देन 1, इंफिनिटी, इंफिनिटी और 1, यानी कि 1 पे क्या रहने वाला है, माइनस का आएगा। जब फिगर सारी माइनस के तो इसको भी माइनस का लिख लो, लेकिन बात तो वही है ना, मैंने टाइमलाइन बना दी तो वो तो माइनस की फिगर्स है। अब मैंने जो पूछा वो बताओ कि जब 0 पे होगा तो क्या होगा, ईडी क्या होगी, 0 होगी, ईडी इज इक्वल टू 0 होगी, यानी कि कहीं ना कहीं मेरी क्वांटिटी क्या रह रही होगी, चेंज इन क्वांटिटी मेरा क्या रह रहा होगा, इस पे प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि हमें हमारा प्राइस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन हमारी क्वांटिटी क्या रह रही है, सेम रह रही है। इसको हम नाम देते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर हो गई बात। वहीं अगर अब मैं देखूंगी माइनस इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे मेरी ईडी क्या रह रही होगी, इन्फिनिटी रह रही होगी, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर हो गई बात। वहीं -1 पे क्या हो रहा होगा, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो रहा होगा। क्लियर हो गई। अब जब बात आएगी यहाँ पे 0 से लेके -1 की और -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी की, तो देखो ये नाम कैसे याद रखना है, ये क्या है, इनइलास्टिक, इधर का कोना क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि इसके बीच की जितनी भी ये फिगर्स होंगी वो क्या होंगी, इनइलास्टिक। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 या स्मॉलर देन 1, सोच लो, माइनस का फिगर चल रहा है, बताओ, सब बताओ, सब दिमाग लगाओ। हाँ, ये 1 है, ये 0 है, 1 0 से बड़ा होता है, लेकिन -1 हमेशा 0 से छोटा होता है, तो स्मॉलर देन 1 होगी। कोई ना कोई ग्रेटर देन बोल रहा था, इसीलिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ईडी क्या होगी, स्मॉलर देन 1, और यहाँ पे ईडी क्या रहने वाली है, मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, हो गया। समझाओ आकर्ष, कि ये साइंस ऐसे क्यों आए हैं। वेरी गुड। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, ये अभी तो 0 के बाद ये इलास्टिक बना दो, क्यों इलास्टिक 1 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, -1 लेकिन 0 से छोटा होता है, यानी कि इधर की जो भी फिगर्स होंगी वो हमारी 1 से बड़ी होंगी। समझ में आती है बात, यानी कि ईडी 1 से बड़ी है। इधर 0 के बाद क्यों आएंगी, 0 के बाद तो इलास्टिसिटी है ही नहीं, पॉजिटिव इलास्टिसिटी तो होती ही नहीं है। क्लियर हो गई बात, यानी कि यहाँ पे 1 जो है वो -1 ही है, कंफ्यूज मत हो। जब मैंने क्या बोला, प्राइस इलास्टिसिटी माइनस में होती है, तो अगर अब मैं पॉजिटिव माइनस का ही लगा ही नहीं रही, तो अभी तो तुम माइनस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करोगे उस चीज को, या नहीं करोगे, बताओ। हर जगह -1 लगाओगे तो यहाँ पे तुम्हें खुद साइंस में कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी। हाँ, साइन इग्नोर कर देते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी में इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी में। क्यों, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा ही नेगेटिव होती है, कभी भी पॉजिटिव होगी नहीं, मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया है, कभी भी 0 से बड़ी हो ही नहीं सकती है, 0 और -इन्फिनिटी के बीच में ही रिवॉल्व करेगी वो, कभी 0 से बड़ी होगी ही नहीं। अब समझ में आ गया, इसका नाम क्या होगा यहीं पे, इसके अकॉर्डिंग इनइलास्टिक डिमांड, सॉरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, चलो
ये नोट से हो गया, बस यही है इसमें जो है। डाउट है, क्या डाउट है बताओ, क्या बताओ बताओ। आप ये -1 से 0 हाँ चलो इसको ऐसे मत देखो अभी, चलो इसको ऐसे मत देखो, मैं एक चीज लिख रही हूँ वो चीज समझना, नेक्स्ट पेज कर लो, ठीक है। मैंने लिखा ed इज ग्रेटर देन -1, अब क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, यानी कि किधर की तरफ फिगर होगी, -1 और 0 के बीच की फिगर होगी। अब मैंने बोला क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव रहने वाली है, हमेशा ही वो नेगेटिव रहेगी, तो अगर अब मैं इस माइनस के साइन को इग्नोर कर दूं तो क्या बड़ी बात है, बताओ। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सबको, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हो गया। चले आगे, अब बना लो अब इसे जिसने नहीं बनाया। पेपर में वो पूछेगा, तुम्हें इलास्टिसिटी दे देगा, बताएगा कि कौन सी इलास्टिसिटी है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, या कैसे है, पूछ सकता है ऐसे। चले आगे, अब पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, जो यहाँ लिखा हुआ है वो सब पूछ सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, नोट्स में जो मैं चीजें लिखवा रही हूँ वो बुक का बहुत कटेड पोर्शन है या नहीं है। तुम अगर इसी कॉन्सेप्ट को बुक से, तुमने बोला मैं बुक से पढ़ लूंगा, अगर यही कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ने चले जाओगे ना, माथा पकड़ के बैठ जाओगे। देख लो, कुछ सही बता रही हूँ, माथा पकड़ के बैठ जाओगे इस कॉन्सेप्ट में, तो पकड़ के, वहां तो थ्योरी थी, यहाँ थ्योरी से ज्यादा ये सब चीजें चल रही हैं। इन शॉर्ट तुम्हारी भाषा में बोलो तो बकैती ज्यादा चल रही है, समझ आ गई बात, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा बुक से, आज तक मुझे ही समझ नहीं आया ये कॉन्सेप्ट बुक से कभी, मैंने खुद अपने नोट्स दोबारा निकाले, उनसे तुम्हारे लिए फ्रेश नोट्स बनाए हैं। तो थैंक यू, चले आगे, चले आगे, चलो नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है अब। हाँ प्राइस इलास्टिसिटी का है, लेकिन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी है, ये हमने पढ़ा था एनालिसिस, अब है फैक्टर्स नहीं आएंगे। मैंने क्या बोला कि इसके नीचे प्राइस इलास्टिसिटी पूरा आ जाएगा, नहीं, मेरे खुद वो 2.5 पेज में आ रहा है, वो 2.5 पेज में मेरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो तुम लोग देख लो। हाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, हाँ 5-6 पॉइंट है, जैसे हमने एक्सेप्शंस और वो सब पढ़ी थी वैसे पॉइंट्स हैं। क्या हो सकता है कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होंगे प्राइस इलास्टिसिटी को, डाल लो हेडिंग, रुक गई, जाओ क्या हो, जल्दी से आना क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है।
ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा तो इलास्टिक डिमांड होगी हमारी। वही मैं देख रही हूँ, मैं वही देख रही हूँ, बोल दिया करो। हाँ मतलब यहाँ पे माइनस का साइन इग्नोर हो रहा है कहीं ना कहीं, ये मान लो। हम्म यही हो रहा है यहाँ पे। मैं कह रही थी ना ये कॉन्सेप्ट मुझे ही कंफ्यूजिंग लगता है बहुत। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 1 और यहाँ होगा स्मॉलर देन 1। सही में नहीं नहीं होगा, चलो। हाँ हाँ तुम उसका क्यों मजाक बना रहे हो, वो एक तो तुम्हें समझा रहा है। आदर्श अब सही में सीट चेंज होने वाली है, आदर्श ही बोला है। कल से ये होगा कि तो, इन दो के बीच में तो स्पेसिफिकली इन दोनों में से कोई बैठने वाला है कल से। वो देखो वो खुद की गलतियां माने तुम्हारे बीच में बैठने के उस पे। मेरे को तो डर लग रहा है कहीं वो भी तुम्हारी जैसी ना हो जाए दोनों। समझना है आप? समझे? माइनस का साइन इग्नोर होता हुआ दिख रहा है साइंस के लिए। माइनस पढ़ो मत, तुम इग्नोर कर दो माइनस। एक पॉइंट इमेजिन करो 0 और -1 के बीच में, ओके 0.5 आ गया। हाँ ठीक है, 0.5 1 से बड़ा है छोटा है। अब क्लियर हो गई? माइनस का फिगर, माइनस का तो ये रहेगा, ये माइनस का तो रहेगा क्योंकि ये लास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव रहती है। चलो इसको ऐसे लिख लो। ऐसे कर लो अब इसे। क्या बोलो, बोलो मुझे बताओ, मुझे बताओ, बताओ मुझे बताओ। हाँ कहाँ लाए पहले, अच्छा खुद बताओ। तुमने वैल्यू दी 0.5, ठीक है, तुमने ये वैल्यू दे दी 0.5 इलास्टिसिटी। बोला माइनस अभी मत देखो, फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, फिलहाल के लिए जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वो सुनो। तुमने बोला इलास्टिसिटी ये है, ईडी इज इक्वल टू 0.5, तुमने बोल दिया कि ये है। कहाँ लाई कर रहा है, -1 से और 0 के बीच में लाई कर रहा है। माइनस का साइन तुम यहाँ पे भी इग्नोर कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल 1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। 0.5 क्या 1 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, यानी कि यहाँ पे साइन क्या है। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी का जो फिगर है, जो हमें प्राइस इलास्टिसिटी पेपर में दे रखी होगी, वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होगी। अब समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई सबको? चले अब आगे। हाँ ईडी नेगेटिव में लेना है बस, ठीक है, बाकी फैक्टर सारे सेम रहेंगे। हाँ प्लस का फिगर होगा ही नहीं, और अगर है भी तो इसको यही इमेजिन करना है कि प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा ही नेगेटिव रहती है। बोला उसमें भले ही पॉजिटिव हो, लेकिन हमारे जो हम पढ़ रहे हैं वो नेगेटिव ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि स्लोप हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। याद रहेगी अब ये बात? तो सबको समझ में आती है? सिर में दर्द हो गया है तो आज तो सिर्फ अकाउंट्स की क्लास थी, उसमें भी थक गए? क्या पढ़ाया भैया ने?
ये क्या पढ़ाया उसमें भैया ने? पढ़ा कुछ नहीं, 9 बजे बंद। हाँ 8:40 पे तो भैया ने मैसेज ही कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है सब भैया ने? वो तो बहुत बढ़िया। शिट, तो वो तो अच्छी बात है, पढ़ लिया तो अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? सेल्फ डाउट हो रहा है? क्यों हो रहा है? सेल्फ डाउट लाना ही नहीं है। अच्छा सही सही बताओ, ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना है? आप एक काम करो, ये पूरा कर दो, रिकॉर्डिंग छोड़ो। रिकॉर्डिंग छोड़ो मतलब? पढ़ा पहले ये तो पढ़ लो, फिर उसको डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस कर लेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो तुम लोग चले जाना, मैं रिकॉर्ड करके मैं चली जाऊंगी सेव करके, अकेले मैं रिकॉर्ड कर लूंगी उस चीज को। क्लियर हो गई बात? चले अब आगे। अब उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है? किसी एक को बैठना है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे फर्स्ट लेक्चर के कंप्लीट है नोट्स, तो तुम बैठ जाना, तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब तो नहीं लड़ रहे, फ्रेश हो जाओ। चलो सिट, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ ना। देखो वो खड़ा हो गया, इतने ओबीडियंट होने चाहिए बच्चे। खड़े हो जाओ, चलो सब खड़े हो, चलो। है देखो वो तो हाथ भी ऊपर कर लिया। सही बता रही हूँ, थोड़ा फ्रेश अप हो जाओ, 1 मिनट का टाइम लो, हो जाओ। इतना भी नहीं होना, इतना भी नहीं होना। केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, एक ही है बस यहाँ साइंस का स्टूडेंट। चलो चले आगे। सबसे पहला फैक्टर क्या हो सकता है? आकाश ने बताया था। चलो बस अब लड़ाई नहीं, बताओ। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। कितना नेसेसरी है वो? मतलब गीला होता है। मतलब तो शुरू किसने किया? तुम लोगों ने। अब वो तुम्हें बता रहा है तो भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। वो कॉमर्स से पढ़ने बैठा है, वो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है सीखने में। आदर्श आज पता सही बता रही हूँ, डिस्टर्बेंस हो रही है जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास रजिस्टर नहीं है। आदर्श ही बोला है। उससे सेल्फ डाउट हो रहा है। तुम ही लाके बाहर से पोछा लगाते फिर अभी। क्यों? वो लगा था तो वो तुम दोनों का इशू है, लेकिन लगा तो तुम दोनों में से कोई एक। अब क्या हो गया? क्या जगह उठ के बजा दो आदमी को। देखो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी सार्कास्टिक। चले आगे, चले। अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा? ईडी ग्रेटर देन 1 कौन सा होता है? ईडी स्मॉलर देन 1 कौन सा होता है? नीचे इलास्टिक। पक्का? हाँ श्योर है आप सब? हाँ। और ये क्या हो गई हमारी? इलास्टिक डिमांड। अब जब भी मैं बात करूंगी कि मेरी डिमांड कहीं पे भी चेंज हो रही हो, चाहे वो ऊपर जा रही हो चाहे वो नेगेटिव जा रही हो, तो वहां पे मेरी डिमांड आकर्ष क्या हो गया? मैंने आकर्ष बोला। मैं सही बता रही हूँ। तुम आ गया बैठो पहले तो, क्योंकि मैं एक ही तरफ देख के बोलूंगी फिर तुम दोनों आकर्ष करते रहोगे। आगे आ जाओ कोई सा भी एक। और आदर्श आज तुम आओ आगे, बहुत हो गई अब। उसको क्या हो गया?
मेरी सारी तो मेरी हो, तुम्हारी ठीक ही होती। चले चले, मैंने अब क्या बोला कि जब भी हमारी डिमांड हमें चेंज होती हुई दिखेगी, यानी कि हाँ मैंने कर लिया, यानी कि जब भी मेरा प्राइस चेंज हो रहा है तो मेरी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरी डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। क्लियर हो गई बात? यानी कि डिमांड पे नो चेंज आएगा, यानी कि अगर बढ़ भी रही है तो वो बढ़ती हुई ही दिखेगी, या फिर कम हो रही है तो वो कम होती हुई ही दिखेगी, चेंज नहीं दिखेगा। यानी कि जब भी मेरा प्राइस चेंज होगा तो मेरी डिमांड चेंज हो रही होगी, या तो ऊपर या नीचे। जब भी डिमांड चेंज होगी तो वो इलास्टिक डिमांड बन जाएगी। क्लियर हो गई ये बात सबको? जीरो और इन्फिनिटी आएगी तो वो परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक बन जाएगी। लेकिन जब भी डिमांड मेरी रिफ्लेक्ट कर रही होगी किसी भी चेंज की वजह से, तो वहां पे मेरा क्या कॉन्सेप्ट चलेगा? इलास्टिक है, मेरी डिमांड क्या है? इलास्टिक है। वेराज जहां पे मेरी डिमांड ऊपर जा रही है और वो अब भी प्राइस चेंज होने की वजह से ऊपर ही जा रही है, या फिर मेरी डिमांड लो थी और वो अब भी लो ही जा रही है, तो उस केस में क्या होगा? वो इनइलास्टिक डिमांड बन जाएगी। और हम जितने भी फैक्टर्स पढ़ेंगे ये सब पे ही ये बात अप्लाई होगी। क्लियर हो गई ये बात सबको? सबको समझ में आ गई? चलो, जब हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये कोई गुड है मेरा कैंपा, कैंपा कोला सबने सुना है? इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं मार्केट में, है या नहीं है? कौन कौन से? थम्स अप, स्प्राइट, कुछ भी ले लो, पेप्सी, ब्लैक ही लेना तो पेप्सी ले लो, काफी एग्जांपल्स है, डाइट कोक, बहुत एग्जांपल्स है, वेरियस नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। यानी कि अगर मेरा कैंपा का प्राइस बढ़ेगा तो सिर्फ कैंपा को ही दिमाग में रख के बताना क्या कैंपा की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगी। यानी कि अगर मार्केट में किसी एक गुड के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो मेरा प्राइस चेंज होगा तो मेरी डिमांड डेफिनेटली इफेक्ट होगी। क्लियर होती है ये बात? यानी कि जब भी मेरी डिमांड इफेक्ट हो रही है तो यहाँ पे कौन सी डिमांड बन गई है? इलास्टिक। क्लियर हो गई? अब इसी का उल्टा ले लो, तुम्हारा कोई ऐसा गुड है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है मार्केट में, एग्जाम्पल सोचो। मेट्रो, मेट्रो हो गया, मेट्रो के इलेक्ट्रिसिटी सबसे वेल एंड गुड एग्जांपल। क्या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी और सब्स्टिट्यूट है मार्केट में? नहीं है। सोलर पैनल है, लेकिन आज की डेट में भी वो इतना ज्यादा नहीं चला, पैसे बहुत लगते हैं लगवाने में, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस 10-10 साल कवर करने में लग जाता है, बहुत साल लग जाता है। देती है बट स्टिल वो सब्सिडी के बाद जो अमाउंट मिलता है ना, तब जाके तुम 10 साल बाद जाके अपनी बिजली फ्री पा सकते हो। मतलब जितना तुम्हारा अमाउंट लगता है ना वो उतनी बिजली खा लेता है, 10 साल या 15 साल की बिजली उसमें लग जाती है। हाँ, बहुत फॉर्मेलिटीज होती है सब्सिडीज की उन चीज में, और मेंटेनेंस भी बहुत होती है, तुम्हें बारिश वगैरह हर मतलब एवरी ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स, स्पेस बहुत चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत वेरियस नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो तुम्हारा यहाँ पे सबसे वेल एंड गुड एग्जांपल ले लो तुम इलेक्ट्रिसिटी का, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट है लेकिन बहुत कम है। मैंने क्या बोला? बहुत कम है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या इसकी डिमांड इफेक्ट होगी? प्राइस बढ़ेगा भी। अगर आज की डेट में बिजली का प्राइस बढ़ता भी है तो तब भी तो हम बिजली को उतना ही यूज कर रहे हैं या फिर ज्यादा ही यूज हो रही है अगर आज की डेट में देखा जाए तो। याद क्लियर है बात? यानी कि अगर इसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा तो इसकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं आएगा,
इसकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं आएगा, वो बढ़ती ही नजर आएगी, यानी कि यहाँ पे मेरी डिमांड कौन सी होगी, इनइलास्टिक डिमांड होगी। क्लियर हो गई बात? ये था अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का पॉइंट। लिख लो अब इसको, पहले इसको ऐसे मत बनाओ, यहीं पे एरो डाल के इलास्टिक लिख लो, यहीं पे एरो डाल के इनइलास्टिक लिख लो। चले आगे। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है जो अफेक्ट करेगा डिमांड को? इलास्टिसिटी, नंबर ऑफ यूजेस, डिफरेंट यूजेस, कैसे इफेक्ट करेगा? उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, वेराज यूज कम होंगे तो डिमांड तो कांस्टेंट रहने वाली है, डिमांड तो बढ़ेगी घटेगी है ही नहीं, इनइलास्टिक हो जाएगा वो। समझ आ गई बात? उसको लिख लेंगे, पहले ये लिख लो फटाफट से। लिख लिया? चले, इसको अगर इलेबोरेट करना है तो इलेबोरेट कर लेना अपने नोट्स में। चले, नेक्स्ट पॉइंट अभी मैंने क्या बताया, बताओ? डिफरेंट यूजेस या फिर नंबर ऑफ यूजेस। एग्जाम्पल, सबसे वाइड एग्जाम्पल मिल्क। पॉपुलेशन की डिमांड कहाँ से आ गई? पॉपुलेशन को कौन डिमांड कर रहा है? एक बार को कोई कंट्री भी मैं कहूँ कि डिमांड कर रही हो पॉपुलेशन को, कोई भी कंट्री नहीं चाहती पॉपुलेशन ज्यादा। कौन सी? ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बच्चे पैदा करो जबरदस्ती आके। कंट्रोवर्सी हो गई, देखा, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में कभी घुसती नहीं। चलो, एग्जाम्पल है वाइड एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क के कितने यूजेस हो सकते हैं? हमारे नंबर ऑफ यूजेस हैं। कैसे? कर्ड बनती है, बटर, पनीर, पनीर लिख दिया, प्रोटीन, स्वीट्स हो गई, स्वीट्स, बटर, मिल्क, दही, कुछ भी कह लो तुम, कर्ड लिख दिया वैसे मैंने। मतलब वेरियस नंबर ऑफ यूजेस है, तो मिल्क के अथा यूजेस निकाल सकते हो, ठीक है, मिल्क से तुम्हारे अथा यूजेस निकलते हैं। तो हमारा जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये कहता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूजेस रहेंगे उतनी ज्यादा डिमांड पे इफेक्ट आएगा। क्लियर होती है बात? क्यों? क्योंकि मिल्क की डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। क्लियर हो गई बात? तो और वहीं अगर यूजेस कम होंगे तो मिल्क की डिमांड कम होगी। क्लियर हो गई? तो यानी कि जब भी हम डिफरेंट यूजेस की बात करेंगे तो मेरी जितने ज्यादा मल्टीपल नंबर ऑफ यूजेस उतनी ज्यादा इसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। और वेयर किसी गुड्स के ज्यादा नंबर ऑफ यूजेस है ही नहीं। फॉर एन एग्जांपल पेंसिल, एक ही सिंगल यूज है, लिखने के ही काम आती है। पेंसिल फाइट तो तुम नहीं कर सकते, पेन फाइट तो तुम फिर भी कर सकते हो, ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ यूजेस है, यानी कि उसकी डिमांड पे इफेक्ट फिर भी नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो गई बात? यानी कि जितनी डिमांड थी उतनी ही रहेगी या फिर बढ़ेगी। क्लियर हो गई? जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। पेंसिल का अगर प्राइस कम भी होगा तो क्या लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे? हाँ खरीदेंगे। पेंसिल का प्राइस बढ़ जाएगा तो भी तो लोग उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। बच्चों की पढ़ाई बिना पेंसिल के तो हो ही नहीं सकती है। क्लियर होती है बात? यानी कि यहीं पे लिटिल नंबर ऑफ यूजेस या फिर, हाँ बोलो, पेन से याद कर लो। हद है यार, बच्चों को तुम पैदा होते ही पेन दे देते हो हाथ में। मिनिमम यूजेस में एग्जांपल मैंने लिया फॉर एन एग्जांपल पेंसिल का, तुम यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल अपने पास से ले सकते हो। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा? इनइलास्टिक डिमांड। चले आगे। अब तो बोरिंग नहीं जा रहा है यार, ये तो इंटरेस्टिंग है पार्ट। चले आगे।
अच्छा साई और निहाल, मेरी बोलने की स्पीड तो नहीं तेज लगती? मतलब मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ वर्ड्स को इस वजह से। और वही अगर देखो तो मेरी 2x पे नहीं चलती होगी है ना, भग जाती हो, भगती चली जाती होगी 2x पे। दे दे 2x पे 1.25 पे देखते हो। चले चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है बताओ? हाँ, फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। क्या फैक्टर्स और इफेक्ट कर सकते हैं? वो तो हमने पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूट्स वाला पॉइंट, कंज्यूमर बजट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल इमेजिन करो, ये तुम हो, ठीक है, तुम लोगों के पॉकेट में फॉर एन एग्जांपल 1 लाख रुपीज है। कितने हैं? 1 लाख। और तुम्हारे पास दो चीजें खरीदने का ऑप्शन है, मतलब तुम्हें खरीदनी ही दो चीजें हैं। फॉर एन एग्जांपल कार बाइक दोनों से, मतलब एक बहुत छोटी चीज लो, एक बहुत बड़ी चीज लो। बड़ी चीज में कार ले लो, रबड़ और एरोप्लेन। कार ले लो। 1 लाख में कौन सा एरोप्लेन आएगा? तो 1 लाख में कौन सा? एग्जाम्पल लिया है, चले आगे। और यहाँ पे तुम ले लो एक सिगरेट का पैकेट खरीदना है तुम्हें। इसका प्राइस फॉर एन एग्जाम्पल, चलो इसका प्राइस फॉर एन एग्जाम्पल 99,000 है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल। चलो इसे बाइक कर लो, ऑफेंड मत हो तुम। क्लियर है बात? वहीं पे इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 20 रुपीज है, फॉर एन एग्जाम्पल। मुझे नहीं पता कितने की आती है, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे सच्ची में नहीं पता। मैं एक बार को ड्रिंक फिर भी प्रेफर कर दूंगी, लेकिन मैं इसे कभी प्रेफर नहीं करती। वो यही कैटेगरी हो गई यार। चलो ये कितने की है? 20 रुपीज की है, फॉर एन एग्जाम्पल। ये कितने की है? 99,000 रुपीज की है। अगर अब मैं इसकी डिमांड, मैं इसका प्राइस बढ़ा दूं, मैं इसका प्राइस फॉर एन एग्जाम्पल 100% बढ़ा दूं, कितने की हो जाएगी है? 40 रुपीज की हो जाएगी। क्या ये मेरी पॉकेट को अब भी अफेक्ट कर रही है? नहीं कर रही ना, यानी कि मैं तो फिर भी खरीदूंगी, सही बात है। लेकिन अगर मैं इसका प्राइस 10% भी बढ़ा दूं, क्या वो मेरी पॉकेट को इफेक्ट कर रही है? कर रही है। यानी कि जितना ज्यादा हमारा कंज्यूमर बजट एक ही गुड पे लग रहा है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक। वेयरएज इसकी क्या होगी? इन इलास्टिक। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो कम, हमारी डिमांड इफेक्ट कर ही नहीं रही ना, प्राइस कितना ही बढ़ जाए तो हमारे बजट पे इफेक्ट कर ही नहीं रहा। वेयरएज अगर उसका छोटा सा परसेंटेज भी बढ़ जाएगा तो वो मेरा पूरा बजट हिला देगा। क्लियर हो गई बात सबको? चले आगे। ये फेयर कब तक बन जाएंगे? चले आगे। इसका भी एक पेज खाली पड़ा। वो है कौन सा टॉपिक? तुमने तो सारी क्लासेस अटेंड की हैं, तो लिखा क्यों नहीं? लिख लो फिर भी। चले, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है जो इफेक्ट करेगा? टाइम पीरियड। किसी गुड को बनने में बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लग रहा है, से कितना? 2 इयर्स, 5 साल। जितना ज्यादा टाइम पीरियड, समय जितना ज्यादा होगा, उतनी ही इलास्टिक डिमांड होगी। और जितना कम टाइम पीरियड लग रहा होगा, उतना हमारा डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक होगी। फॉर एन एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? तुम्हें अभी छोटा सा हल्का फुल्का बुखार है, तुम्हें दवाई खरीदनी है, तुम कल भी खरीद लोगे, परसों भी खरीद लोगे, जब बढ़ेगा तब खरीद लोगे। डिमांड चेंज हो रही है, आज तो नहीं खरीद रही ना मैं उसे,
2 या 3 दिन बाद भी खरीद सकती हूँ। वेराज तुम्हें टाइम पीरियड तुम्हारे पास बहुत कम है, डॉक्टर ने बोल दिया तुम पे 1 सेकंड में मर जाओगे अगर तुमने दवाई नहीं खाई तो। फॉर एन एग्जाम्पल उसको 10 सेकंड ले लो, 15 सेकंड्स ले लो, तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। हमारी डिमांड मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो डिमांड हमारी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। क्लियर है? तो वो इनइलास्टिक हो जाएगी, वहां पे वो इलास्टिक डिमांड है। क्लियर हो गई बात? चले आगे। चले आगे। आगे एक फैक्टर और है, बताओ कौन सा हो सकता है? बताओ। क्यों नहीं बता सकता? तुम दिमाग तो लगाओ। नेचर ऑफ गुड अभी दिया तो डोलो का एग्जांपल मैंने, मेडिसिन वाला एग्जांपल। 15 सेकंड्स का ही टाइम है तुम पे, तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए। डिमांड तो बढ़ी रही है, लेकिन वहां ऊपर डिमांड कम और बढ़ती हुई नजर आएगी। क्लियर है बात? समझ में आ गया? चले आगे। नेचर ऑफ गुड्स, लग्जरी गुड्स के केस में क्या होगा? डिमांड कम, प्राइस बढ़ रहा है। डिमांड तो तब भी बढ़ रही है, और अगर हमारा प्राइस कम है तब भी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन ये हमारा एक्सेप्शन थी, अगर याद आ रही हो, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, याद आ रहा है? यानी कि इसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। हाँ, प्राइस कम हुआ तो तुम गोल्ड ज्यादा नहीं खरीदोगे, और उसी को उल्टा फैक्टर तुम ले लो, प्राइस बढ़ेगा तो भी गोल्ड तुम्हें अट्रैक्ट करेगा। बट ये हमारी जो है कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स का हमारा एक्सेप्शन था, तो एक्सेप्शन होगा तो कुछ तो अपोजिट दिखेगा। ये इनइलास्टिक इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये हमारी एक्सेप्शन है, ये हमारी एक्सेप्शन नहीं थी। बताओ, लग्जरी की जगह दूसरे गुड्स ले लो, अभी वही हमारी इनइलास्टिक डिमांड बन जाएगी, क्योंकि खरीदना और कम होना हमारे ऊपर बात होगी, जरूरी नहीं है। नेसेसिटी गुड्स ले लो दूसरा एग्जाम्पल, नेसेसिटी ही गुड्स है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। जब हमारा लग्जरी गुड्स है तो तुम एक चीज देखो, उसकी डिमांड बढ़ती घटती हुई नजर आएगी, तुम्हारी इनकम पे डिपेंड होगी। पोस्टपोन कर सकते हो तुम नेसेसिटीज को, क्या तुम पोस्टपोन कर सकते हो? अब क्लियर हो गई बात? कर सकते हो पोस्टपोन नेसेसिटीज को? नहीं कर। तुम्हें अगर नमक चाहिए तो नमक तुम्हें आज चाहिए, ठीक है। वेराज गोल्ड जब शादी होगी तभी तो खरीदोगे, या जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा तुम तभी खरीदोगे, ठीक है। लेकिन ये फैक्टर हमने दशा पढ़ा था, तुमने शायद वो मिस किया है। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स की क्लास हमने कल करी थी, कल ही हुई थी शायद वो, है ना? तो वो तुम्हारा मिस हुआ है कॉन्सेप्ट, इस वजह से वो इसलिए रिकॉल नहीं हो पा रहा, ठीक है। लास्ट हमारा अदर फैक्टर्स। कल से पहले हुई थी तो भी दिशा याद नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट। चले आगे। हाँ जी, प्राइस। अच्छा एक बात बताओ, जितना महंगा डायमंड, क्या उतनी ज्यादा तुम्हें खरीदने की इच्छा नहीं होगी? तो वही तो मैंने बताया, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स में भी तो मैंने यही बताया था कि जितना ज्यादा डायमंड का प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा वो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हाँ या ना? तभी तो हमने उसको एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोला था, या नहीं बोला था? डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन तुम एक चीज देखो, जब तुम्हारे पॉकेट में पैसा होगा तभी तो तुम खरीदोगे। नेसेसिटी की डिमांड क्या चेंज होगी? नहीं होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस है, अब इसको तुम कैसे भी लिंक कर लो। अब चलो तुम इसको प्राइस से भी छोड़ो, प्राइस से ही लिंक करते हैं। चलो नेसेसिटीज को अगर तुम प्राइस से लिंक करोगे, अगर तुम्हारी नेसेसिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो भी क्या उसकी डिमांड रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी तुम्हें? नहीं दिखेगी। लेकिन भाई अगर तुम्हारे डायमंड का प्राइस बढ़ जाएगा तो भी तो तुम्हें उसकी इफेक्ट होती हुई दिखेगी, वो बढ़ रही है। अगर कम थी तो वो और ज्यादा बढ़ रही है। क्लियर है ये बात? समझ आ रही है? नहीं आई वंश के समझ? थोड़ी थोड़ी आई है, दोबारा रिपीट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन कैसे भी नहीं, वो ये पूछेगा लग्जरी गुड्स की डिमांड कैसी होती है,
इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, नन ऑफ द अबव। क्या लिखोगे? इलास्टिक। ऐसे क्वेश्चन आएगा। या फिर ऐसे दे देगा ऑप्शन में ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी स्मॉलर देन 1, ईडी इज इक्वल टू 1, बस। तो उसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना है इलास्टिक कौन सी है। परफेक्टली वाला तो कौन सा है? जिसकी 0 है। क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज दिख ही नहीं रहा, प्राइस में चेंज दिख ही नहीं रहा। माइनस इन्फिनिटी और 0 तो वही वाले कॉन्सेप्ट है ना। तो यानी कि जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे वो तो ये वाले फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होंगे ना डिमांड को। बात समझ में आ गई है? अब क्लियर है? टॉपिक क्लियर है सबको? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 100 से 0 भी लेकर आओगे किसी डिमांड को, तो 100% का चेंज दिख रहा है ना। परसेंटेज चेंज कब नहीं दिखेगा? जब तुम्हारी प्राइस तुमने बढ़ाया लेकिन तुम्हारी डिमांड पहले भी 10 यूनिट की थी और आज भी 10 यूनिट की है, तो उस केस में डिमांड में परसेंटेज चेंज कितना दिख रहा है? Q1 माइनस Q0 कितना दिख रहा है? 0। यानी कि परसेंटेज चेंज कितना है? 0। यानी कि हमारा इलास्टिसिटी क्या होगी? 0। क्लियर हो गई बात? अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अदर फैक्टर क्या हो सकते हैं बताओ? हाँ, कौन से हो सकते हैं अदर फैक्टर्स? गवर्नमेंट की सब्सिडीज का क्या रोल है? ये क्या चला था अभी? चलो अदर फैक्टर्स बताओ। टैक्स सब्सिडीज हो गया, चलो ठीक है। लेकिन वहां पे इलास्टिक और इनइलास्टिक का क्या वो है? वहां पे इलास्टिक और इनइलास्टिक का क्या रोल है? मुझे ये बताते चलो साथ साथ। तो फैक्टर्स ऐसे सोचो जहाँ पे इलास्टिक और इनइलास्टिक दिख रहा हो। अच्छा, अब इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल किसी को आदत है, अब मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं कर रही, तुम में से फॉर एग्जाम्पल किसी को भी एक हैबिट है कि तुम्हें स्मोक करनी ही करनी है, तुम बिना स्मोक के तुम्हें कुछ काम होगा ही नहीं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो वो तुम्हारी कंज्यूमर हैबिट है, यानी कि तुम कितना ही प्राइस बढ़ा लो वो तुम्हारी एक हैबिट बन चुकी है। वो डिमांड बढ़ती हुई ही नजर आएगी, चेंज नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा? इनइलास्टिक डिमांड। दूसरा फैक्टर लेते हैं, कौन सा हो सकता है? सोचो अब। वो तो हमारा टाइम पीरियड पे चला गया एग्जाम्पल। और बताओ क्या हो सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ ऐसे थोड़ा। मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें। बोलो, बताओ बताओ। पहला एग्जांपल तो यही होगा कंज्यूमर हैबिट्स का। उस केस में क्या होगी हमारी डिमांड? बढ़ेगी। फिर इनइलास्टिक। दूसरा क्या हो सकता है? टाइड डिमांड का नाम सुना है कभी किसी ने? इसको एक तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ही बोलेंगे और एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जिस चीज के बिना वो चीज चलेगी नहीं जो तुमने खरीदी है। एग्जाम्पल पेन एंड इंक। क्या पेन के बिना इंक चले? इंक का कोई काम है? अगर पेन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इंक का कोई काम है? या अगर इंक एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पेन का कोई काम है? यानी कि अगर तुम पेन खरीदोगे तो तुम्हें इंक खरीदनी ही खरीदनी पड़ेगी। यानी कि इंक की हाँ क्या? यानी कि अगर मैं कहीं ना कहीं मेरी इंक की जो डिमांड है वो मेरी पेन के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि मेरी इंक की डिमांड यहाँ पे क्या, इंक की डिमांड मेरी यहाँ पे क्या होगी? इनइलास्टिक। सिर्फ इंक की। हाँ, डिराइव्ड डिमांड कह लो, टाइट डिमांड कह लो। फिर ऐसे हमारा तीसरा फैक्टर आता है माइनर कॉम्प्लीमेंट्स का। क्या होते हैं अभी मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुमने कार खरीदी और लड़कों को शौक होता है अलॉय डलवाएंगे, सिस्टम लगवाएंगे, है ना, जेड ब्लैक करवाएंगे, ठीक है। या फिर तुम ये कह लो कि तुम्हें एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल भी रखनी है, तो वो हमारा माइनर कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि तुम अगर कार खरीद रहे हो तो साथ में तुम्हें एक छोटी चीज कोई खरीदनी पड़ रही है। या फॉर एग्जाम्पल तुम कार खरीद ही रहे हो और तुम उसके इतने अलॉय खराब है कि तुम्हें अलॉय डलवाने ही डलवाने हैं, तो उस केस में हमारी माइनर कॉम्प्लीमेंट हो गए। यानी कि वो जो माइनर कॉम्प्लीमेंट है जो मैं साथ में खरीद रही हूँ या मैं साथ में लगवा रही हूँ, इतनी बड़ी मैंने प्राइस पे किया, तो क्या मैं छोटे से परफ्यूम के लिए 10 रुपए और पे नहीं कर सकती? क्लियर हो गई बात? तो वो मेरी क्या है? इनइलास्टिक डिमांड है। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे एग्जाम्पल कार और परफ्यूम का ही ले लो अगर तुम्हें याद रहेगा तो। परफ्यूम की डिमांड इनइलास्टिक है। हाँ,
या फिर सीट के कवर्स हो गए, ये सब चीजें यहाँ पे हमारी इलास्टिक डिमांड बन जाएगी। हाँ, पीपीएफ वो क्या होता है? पेन प्रोटेक्ट। गाड़ी में पानी चला दिया था, फोन समझ गई, ठीक है, याद आ गया, समझ गई समझ गई। चले अब आगे, अब आगे नहीं चलता, बहुत थोड़ा सा ही बचा है, फिर बचा एक पॉइंट बचा है, छोटू सा है, सही। ये वाला जो 1 2 3 चल रहा है ना, ये वाला छोटा सा पॉइंट बचा है। चले बताओ क्या हो सकता है? प्राइस रेंज। अगर हमारी प्राइस रेंज एक्सट्रीम है ना, तो हमारी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी। एक्सट्रीम का मतलब ज्यादा हाई है या फिर ज्यादा लो है, दोनों ही केसेस में इनइलास्टिक डिमांड होगी। समझ आ गई बात? डायमंड का एग्जांपल दिया था, सबसे हाई डिमांड में बढ़ेगी तो भी बढ़ेगी ही, नहीं बढ़ेगी तो भी नहीं ही बढ़ेगी। वेराज सॉल्ट का एग्जांपल ले लो, इनइलास्टिक ही रहने वाली है डिमांड, ठीक है। तो ये दोनों हमारे एक्सट्रीम के एग्जांपल्स हो गए, यानी कि एक्सट्रीम ऊपर भी चला जाएगा, एक्सट्रीम नीचे भी आ जाए, हमारी डिमांड हमेशा क्या रहने वाली है? इनइलास्टिक रहने वाली है। जिसको लेना है वो लेके ही रहेगा, वो वाली कहानी रहेगी यहाँ पे। क्लियर है बात? इतना ही था आज के लिए।